नमस्कार किसान साथियों, बेस्ट फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हरियाणा के एक ऐसे फार्म पे जहां पर 40 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती की जाती है। 40 एकड़ में से 25 एकड़ में ये किसान ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी जानकारी दी है, जैसे कि बीज का चयन, सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग, जैविक में उत्पाद को कैसे बढ़ाएं और भी बहुत कुछ। यशपाल भाई, आप अपने बारे में और अपने फार्म के बारे में कुछ बताइए। जी धन्यवाद। मेरा नाम यशपाल खोड़ा है। गांव कमाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है। अभी आप खड़े हो जो धारवेड़ एग्रो फार्म है, ये यहाँ के लैंडलॉर्ड राव संजय जी का फार्म है, जिसका मार्गदर्शन में हम उनके साथ मिलकर यहाँ 40 एकड़ में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और यहाँ के एनसीआर को हम सप्लाई कर रहे हैं। जितनी भी हमारे पास 25-30 टाइप की सब्जियां होती हैं, कुछ अनाज है, कुछ दलहनी फसलें हैं, सरसों का तेल है, वो हम डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। ये दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा सर्टिफाइड फार्म है, जिसके पीछे राव संजय जी का एक सपना था कि वो अपने एरिया के लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करके सब्जियां खिलाए, अनाज खिलाए। उसी सपने को साकार करने में हम अपने एक छोटी सी आहुति दे रहे हैं, जिसके पीछे गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी प्रोत्साहित करा है। 2019 के अंदर घरौंडा एक्सपो में हमें गाजर की खेती में हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा कृषि रत्न अवार्ड से भी हरियाणा सरकार ने मेरे को सम्मानित किया हुआ है। और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कृषि विभाग ने मेरे को जिला ब्रांड एम्बेसडर ऑर्गेनिक फार्मिंग का घोषित किया हुआ है, जिसके माध्यम से हम हर किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं और हर हमारे उपभोक्ता को एक विश्वसनीय ऑर्गेनिक सब्जियां और अनाज पैदा करके उनकी रसोई तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भी हमें ट्रेनर के रूप में हरियाणा गवर्नमेंट जहां तक किसानों के समूह में किसानों के जो इवेंट्स होते हैं वहां पे बुलाती है, और हम खुले दिल से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। फार्म के थ्रू जो एक्टिविटियां हो रही है उनसे रूबरू करवाते हैं। यशपाल भाई, जैसे जैविक खेती करते हैं तो सबसे पहले आता है कि बीज का चयन कैसे करें, क्योंकि ऑर्गेनिक में माना जाता है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसके लिए देसी बीज ही कामयाब होते हैं। तो आप अपने खेत में किस प्रकार के बीज का इस्तेमाल करते हैं? आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है नेचर के साथ काम करना। नेचर में हम F1 हाइब्रिड वेराइटियां यूज नहीं करते, हम भी देसी वेराइटियों का चयन करते हैं। मोस्टली जो सीड है, जैसे कि पत्ता वाली सब्जियां, लीफी जिसको बोलते हैं, वो हम अपने फार्म पे ही तैयार करते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियों से हम लेते हैं सीड, वो भी देसी वेराइटियों के ही यहाँ पे लेते हैं जी। ये बात हकीकत है कि देसी वेराइटी के जो सीड्स हैं उसका साइज अनुरूप नहीं होता है, छोटा बड़ा होता है, दिखने में सुंदर कम होता है, मगर उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो भरपूर मात्रा में होते हैं। दूसरा, वो अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सर्वाइवल करके पूरी पैदावार आपको देता है जी। तो इसलिए देसी बीज का और ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक कम्बो पैक है, वो इसीलिए जरूरी है कि हम F1 वेराइटियों को चूज ना करके देसी और जो आपके लोकल एरिया में जो चीज सस्टेनेबल है उसी को आप अपने फार्म पे लगाइए। उसकी यील्ड भी अच्छी मिलेगी और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी आपको अच्छी मिलेगी जी। जैसे कि यशपाल भाई, आपने बताया कि आपका फार्म सर्टिफाइड है, आपकी वेजिटेबल सर्टिफाइड है, सब्जियां सर्टिफाइड हैं, तो थोड़ा सर्टिफिकेशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सर्टिफिकेशन के नाम पे आज की तारीख में बहुत बड़ी धांधलाशाही हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके भी। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम आते ही एक चीटिंग सबके सामने, फेस के सामने आता है एक सीन। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप सर्टिफिकेशन ले एक अच्छी आरसी से, अच्छे रजिस्ट्रार से, कि हमने इस तरीके से ये क्रॉप इस शेड्यूल से तैयार करी हुई है और सारी की सारी जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस होती है वो यूज हम इसमें करते हैं। इसके अलावा जो प्रमाण है वो हमारा फील्ड है। अगर हमारे फील्ड पे कोई भी उपभोक्ता या किसान आता है तो हम उसको दिखाते हैं कि नेचर के साथ करने में आपकी जमीन में क्या ताकत ग्रो हुई है, क्या फर्टिलिटी ग्रो हुई है, और आप जो सिंथेटिक चीजें खा रहे हैं, नॉन ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं, उनके फील्ड का क्या हाल है, उनके जो खाने वाले हैं उनकी क्या स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहे हैं, ये सब चीजें हम उसमें आपको दिखाते हैं जी। ठीक है। कौन सा सर्टिफिकेशन आपने करवा रखा है अभी अपने? हमने पीजीएस से सर्टिफाइड करवा रखा है। जो पीजीएस गाजियाबाद है वो सर्टिफिकेशन करता है। वो उनका 3 साल का जो एक प्रोसीजर होता है, पहले आपने उसमें उनके जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। वो हर 15 दिन पे आपके फील्ड पे आएंगे, आपकी मिट्टी की जांच करेंगे। उसके बाद जो आपने क्रॉप पैदा करी है, जो आपने फसल पैदा करी है, उसकी सैंपलिंग वो लेके जाते हैं। उस सैंपल के बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेशन देते हैं कि किस टाइप के कितने केमिकलों का इसमें यूज हुआ है, कितने हार्मफुल है, कितने आपके फ्रेंडली हैं। तो उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है, जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं कि सर्टिफाइड है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रैक्टिसेस इस पे करी है वो किसी भी तरीके से लोगों के खाने में हार्मफुल नहीं है
और जमीन की भी जो फर्टिलिटी है उसको भी ग्रो करती है। पीजीएस सर्टिफिकेशन की बात यशपाल भाई ने की है, तो पीजीएस सर्टिफिकेशन कोई भी किसान अपने खेत का करवा सकता है। ये पीजीएस इंडिया नाम का प्रोजेक्ट 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने शुरुआत की थी। तो इसके अंडर आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करें, किसी भी आरसी के अंडर आप अपना आवेदन दे सकते हैं, फिर वो आरसी आपका मॉनिटरिंग करेगा, हाँ, है फार्मर ना भाई, फील्ड मॉनिटरिंग होती है, फील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेसिंग करेगा, होती है, आपका उसके बाद प्रोसेस आपको करेगा, सर्टिफिकेट आपको दिया रजिस्टर जाएगा। करेगा और फिर लास्ट में आपका पूरा मुआवना करके फिर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएगा। जैविक खेती करके एक सरकार ने अपनी खुद की एप्लीकेशन भी बनाई है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर को आप अपना सामान बेच सकते हैं। तो यशपाल भाई बताइए हमारे दर्शकों को, जैसे कि जैविक खेती की जब बात होती है तो उत्पादन कम होता है, हमारे किसानों का मानना ऐसा होता है, इसको लेकर आपका क्या विचार है, और केमिकल खेती के कंपैरिजन में कितना प्रोडक्शन कम होता है? ये बात फैक्ट है कि स्टार्टिंग का जो दौर होता है, हम नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक पे आते हैं, तो उस टाइम जमीन की फर्टिलिटी है वो एकदम से डाउन पड़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि उसके पोषक तत्वों की कमी होती है। वो हम नॉन ऑर्गेनिक तरीके से तो छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक की प्रैक्टिसेस हमें पता नहीं होता, इस कारण से हमारे फार्मर मार खाते हैं इस चीज़ में। अगर गुड प्रैक्टिसेस के साथ ये चीज़ें करी जाए तो मैं कहता हूँ कि आप उसी नेक्स्ट सेशन में 6 महीने में या साल भर में अपनी प्रोडक्शन को, ज़मीन की फर्टिलिटी को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं जो हम जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने फील्ड पे कर भी रहे हैं और उनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। कुछ तरीके हमारे किसानों को बताइए जिससे वो भी अपना उत्पादन जो है बढ़ा पाए। जी बिल्कुल, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सबसे अच्छी बात है कि गुड प्रैक्टिस के साथ अगर आप काम करते हो, सभी प्रैक्टिस को अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपकी जो फर्टिलिटी 2 या 3 साल में ग्रो होनी है वो 1.5 साल में ही ग्रो हो जाएगी। इसके अंदर जितने भी हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं वो आपने अपने फार्म पे डेवलप करने हैं, उनको बिल्कुल जो मात्रा उनकी हम बताते हैं अपने फार्मरों को, उसके हिसाब से अपने खेत में बार बार उनको चलाना है पानी के साथ या स्प्रे में। इस प्रैक्टिस से दूसरा, आपने जो वीड कंट्रोल की समस्या हमारे साथ आती है, उस वीड कंट्रोल के ऊपर मैनेजमेंट करनी है। कुछ मशीनों का आपने प्रयोग करना है जो मैकेनिकल है, जो दूसरा मल्च सीड का प्रयोग करके आप इसको वीड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर वीड आपका कंट्रोल होता है तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वो ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करेगी। जी, तो गुड प्रैक्टिसेस अगर आप यूज़ करेंगे फार्मिंग में तो उतना जल्दी आप सक्सेस हो पाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जैविक खेती में सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार, जिसकी वजह से एक किसान की लेबर कॉस्ट काफी बढ़ जाती है और काफी प्रॉब्लम्स किसान को आती है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो आज यशपाल भाई से जानेंगे कि भाई ऐसा क्या करें जिससे जो है फार्मर को काफी फायदा हो। ये केमिकल में बात करें या ऑर्गेनिक में, सबसे ज़्यादा 70% नुकसान फसल में जो होता है वो हर्ब से कारण होता है, जो अपना खरपतवार होता है। उनको केमिकल में तो आपको पता है कई तरीके के केमिकल आ रहे हैं जिनको हम छिड़क के खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, बट वो सबसे हार्मफुल है। जितना कि इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड भी नुकसानदायक नहीं है, उससे ज़्यादा केमिकल में आपके हर्बिसाइड जो है वो नुकसानदायक है। अब बात हम करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीड अपना खरपतवार नियंत्रण की, तो वो आप अभी देख रहे हैं फील्ड के ऊपर मल्च है। मल्च सिर्फ इसका पर्पज यही होता है कि खरपतवार को नियंत्रित किया जाए और जो नमी है उसको बरकरार रखा जाए, ताकि खरपतवार जो नियंत्रण रहेगी तो जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स है वो सीधे आपकी फसल को मिलेंगे और फसल अच्छे से ग्रो करेगी। इसके अलावा आप कुछ छोटी छोटी मशीनें हैं उनका प्रयोग करके आप वीड कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें बायोमास का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो फसल रेजिड्यू होता है उसको भी आप अपनी फसल में छिड़क के खरपतवार नियंत्रण है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा टपका सिंचाई का जो प्रोविजन है, हमारी सैंडी सॉइल है, इसमें टपका सिंचाई का भी यही कि जहाँ आपको ज़रूरत है पौधे को वहाँ पे नमी पहुँचाएगा, अदरवाइज कहीं से वो नमी ज़्यादा नहीं होगी तो वीड अपने आप कम उगेगा और उसका ऑटोमेटिक वीड कंट्रोल होता चला जाएगा। दूसरी बात है कि वीड को आप छोटी स्टेज पे ही कंट्रोल करें। अगर उसमें सीड प्रोसेसिंग की तरफ अगर वो चला गया तो फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको परेशान करेगा। तो सबसे बेहतरीन है कि टाइम रहते उस वीड को आप कंट्रोल करें, मल्च पैड का यूज करें और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें, और छोटी छोटी जितनी मशीनें हैं उनको अपने प्रैक्टिसेस में ला के और सकारात्मक रूप से आप उस वीड को कंट्रोल करते चले जाएंगे तो 2 या 3 साल में आप उस समस्या से आराम से निजात पा लेंगे। जी, एक सवाल है यशपाल भाई, जैसे कि मल्चिंग सीट अगर कोई किसान इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वो उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल करे? ये बात ठीक है आपकी कि कई बार होता है कि मल्च पैड के लिए हमारे पास पैसे नहीं है या ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है, या कई बार होता है कि अपने एरिया में साधन अवेलेबल ना हो, तो उस दौरान आप जो आपके बचे हुए मास है, बायोमास है, पराली है, आपके बाजरे की कड़ब है या सरसों के रेजिड्यू है उसको भी मल्च के तौर पे आप इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई असमर्थ किसान है जो लागत नहीं लगा सकता,
उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा सरकार ने इस पे एक अनुदान राशि का प्रावधान किया हुआ है, जो आप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन पे भी ले सकते हैं और मल्च पैड पे भी ले सकते हैं। यशपाल भाई, जैसे कि अब हमने आपका खेत विजिट किया, जगह जगह पे आपने गेंदे कुछ इस टाइप के फूल लगा रखे हैं, इसका क्या कारण है? ये आप जैसे कि देख रहे हैं गेंदे हमने लगाए हुए हैं, इस पे मधुमक्खियां बहुत काफी मात्रा में आती है। ये मेन मकसद हमारा यही है कि इस पे बायो इंसेक्ट कंट्रोल, बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल बोलते हैं, इस पे हम मित्र कीटों को इनवाइट करके जो हमारे शत्रु कीट है, जो हमारे फूल को फ्रूट को खराब करते हैं, उनको ही हमारे मित्र कीट खा के अपना भोजन बनाते हैं, और इससे हमारी फसल भी सुरक्षित बच जाती है और उनका भोजन हो जाता है, और इसमें मधुमक्खियां आने के कारण पोलिनेशन भी अच्छा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आपके खेत में आएंगे। आप जो भारी भरकम केमिकल के जो फर्टिलाइजर और ग्रोथ प्रमोटर लागे करते हो, वो नेचुरल तरीके से हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। इंसेक्ट कंट्रोल के साथ साथ पोलिनेशन में हेल्पफुल है, इसलिए हमने चारों तरफ मैरीगोल्ड्स लगाए हुए हैं। यानी कि एक इंसेक्ट कंट्रोल का एक अच्छा तरीका आपने अपना रखा जी, है। ये बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और दूसरा इसकी फसल भी लेते हैं हम, नगद रुपए में बेच के एक अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर लेते हैं दूसरी मिश्रित खेती में। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए और पौधों की ग्रोथ के लिए आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, वैसे तो रसायन में हम बात करें तो हम केमिकल के अंदर यूरिया, डीएपी, पोटास ये सब मार्केट से लेके डाल लेते हैं। अब बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इन चीज़ों की पूर्ति कैसे करें, तो आप पीछे ये देख रहे हैं हमने कुछ बैक्टीरिया डेवलप करे हुए हैं, जो पूसा सेंटर से वे हमारे कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हमें तैयार करके दिए थे। इसमें वेस्ट डिकम्पोजर प्लस ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया वेसियाना हमने डेवलप कर रखा है, नीमास्त्रा आप देख रहे हैं, गोकृपामृत है, पंचगव्य वगैरह है। इस टाइप के 20-22 बैक्टीरिया हमने यहाँ फार्म पे तैयार करे हुए हैं, जिसको हम रेगुलर सिंचाई के साथ और स्प्रे के माध्यम से खेतों में देते हैं। उससे कीट नियंत्रण भी होता है, फंगस की जो बीमारियां हैं उससे भी कंट्रोल होता है, और जो गुणवत्ता वाले बैक्टीरियाज हैं उनको भी ये ज़मीन में जाके अच्छे से डेवलप करता है, और एक एक्टिवेटर का काम करता है। जो हमारी ज़मीन के अंदर पोषक तत्व हैं सुस्त अवस्था में, उनको एक्टिव करके और फसल तक पहुंचाने का काम ये बखूबी करते हैं। जैसे यशपाल भाई, हमने देखा कि ड्रम पे आपने कोई डेट डाल रखी है, ये इसका क्या मतलब है? ये एक मेन चीज है जी, जैसे हमने ये बैक्टीरिया तैयार करे हुए हैं, काफी लोग है कि डेमो के लिए 4 ड्रम रख के कहते हैं जी हम प्राकृतिक खेती करने लगे, ऑर्गेनिक करने लगे, तो वो ऐसे होती नहीं है। इनका भी एक सिस्टम होता है कि आपने किस डेट को इसमें मल्टीप्लाई के लिए बैक्टीरिया डाला, किस टाइम आपने उसमें से निकाल के अपने अपने फील्ड के अंदर डाला, और फिर कब डेवलप करा, फिर उसका क्या टाइम ड्यूरेशन था, कब किस क्रॉप में क्या आपने करना है, तो वो सारा यहाँ भी डेट डली हुई है। और हमने जो ऑफिस में रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं उनमें सब में बैक्टीरिया की और फील्ड पे जो अप्लाई करते हैं उनकी डेटें डाली हुई हैं। सारा सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जब जाके इस 40 एकड़ को हम अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और पैदावार लेने में सक्षम होते हैं। जैसे कि कोई छोटा किसान है, आधा एकड़ का या 1 एकड़ का या फिर 2 एकड़ का, वो अपनी आय को कैसे बढ़ाए? अभी ये आप देख रहे हो कि मेरे पीछे एक ही खेत के अंदर 4 से 5 क्रॉप लगी हुई है। ये मस्टर्ड है। मस्टर्ड हमने सब्जी के पर्पज से लगाई थी, भाजी वाली मस्टर्ड है, जिसके हमने पत्ते बेचे हैं, डाकड़ बेची है। और इसी के अंदर आप देख रहे हो पर्पल कलर की पत्ता गोभी है, जो लोग सैलेड में यूज करते हैं, वो लगाई हुई है। ब्रोकली है, यहाँ पे मेथी इसी के अंदर लगी हुई है। इसके अलावा इस साइड पे आप देखोगे तो चकुंदर और मैरीगोल्ड जो है अपने फूल, ये गेंदा फूल लगे हुए हैं, सलगम लगी हुई है, और गाजर मूली है। इस साइड आप देखोगे तो मटर है। तो एक खेत के अंदर 8 से 10-12 टाइप की सब्जियां हैं। सभी फार्मर जो छोटे फार्मर है वो भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, मिश्रित खेती जिसे बोलते हैं, कि एक खेत के अंदर 8 से 10 टाइप की वर्टिकल ऊपर नीचे करके सब्जियां लगाएं आप, और उनको मार्केट में ले जाएं। क्योंकि एक आपके पास चीज होगी तो आप एक ग्राहक को एक चीज बेच पाओगे। अगर आपके पास 8-10 आइटम है तो एक कस्टमर से आप 8-10 चीजों के पैसे ले सकते हो। इससे आपकी आमदनी 2 गुणी भी हो सकती है, 3 गुणी भी हो सकती है। मगर आपने शार्प माइंड रह के फसलों का सही समीकरण बना के उनको आपस में जो एक दूसरे की हेल्पफुल क्रॉप है उनको आपको मिश्रित खेती में चूज करना है और लगाना है। कुछ ऐसी टिप्स बताएं जिससे हमारे जो किसान शुरुआत में करना चाहे तो नुकसान से बच सके। फार्मिंग में हमारे साथ भी स्टार्टिंग में ये हुआ था कि हम बिजाई में जैसे बोलते हैं ना लोग, अर्ली क्रॉप करो, तो अर्ली क्रॉप नॉन ऑर्गेनिक में ज्यादा सक्सेस है, ऑर्गेनिक में सीजनेबल क्रॉप्स ज्यादा सक्सेस है। ताकि अर्ली क्रॉप के चक्कर में ना पड़े, सीजनेबल क्रॉप करें। दूसरा, मार्केट के ऊपर आप फोकस करें, क्योंकि हमने भी शुरू में देखा था कि अगर आपके पास मार्केट कम होगी तो आपका नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटियाँ लगाएं, सीजन के ऊपर लगाएं और उनको डायरेक्ट मार्केटिंग करके बेचने की कोशिश करें, जिससे आपका लॉस कवर हो। जैसे कि आपने तो काफी कल्चर बना रखे हैं यहाँ जी। पे, लेकिन एक आम किसान इतना स्टार्टिंग में नहीं बना सकता, तो उसके लिए जो बेसिक हम चीजें हैं वो बेसिक बता दीजिए। जी, मेरे पास हर रोज 8 से 10 फार्मर की विजिट होती है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये कल्चर प्रोवाइड करवाते हैं। मैं सभी किसान साथियों से आपके वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ये फार्म पे विजिट करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ये कल्चर ले जाके अपने फार्म के ऊपर डेवलप करें और इनका रिजल्ट देखें। हमेशा किसान कहता है अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर भी लें और सारी चीजें ठीक भी रहें, तो उनमें सबसे जो दिक्कत की बात है वो है मार्केटिंग। इसके लिए कुछ सुझाव और आप कैसे करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमने जो कॉन्सेप्ट अपनाया है वो डायरेक्ट मार्केटिंग का अपनाया हुआ है। हम रेवाड़ी, धारवेड़ा, भिवाड़ी और गुरुग्राम, दिल्ली तक अपने 200-250 फैमिली हमने जोड़ रखी है, जिनकी डायरेक्ट रसोई तक हम अपने सब्जियां और अनाज और अपना जो तेल है स्लो प्रोसेसिंग वाला, उसको डायरेक्ट मार्केट करके कस्टमर की रसोई तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें ठीक आउटपुट मिल रहा है। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स हैं जो हमसे सोर्स करते हैं, यानी कि प्राइवेट फार्म भी प्लेयर्स हैं। मतलब कुछ कंपनियां। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो सब्जी में डील करती हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करती हैं एनसीआर के अंदर। वो फार्म से आती हैं और लेके जाती हैं ऑर्गेनिक के बिहाफ पे, जो हम यहाँ पैदा कर रहे हैं, जो हमारी कस्टमरों की डिमांड है, उसके अलावा जो बचती है वो फिर हम उन कंपनियों को दे देते हैं। हर कोई अगर छोटा किसान शुरुआत करे, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करे? मैं यही कहूंगा कि जितने भी फार्मर हैं सभी अपनी चीजें तैयार करें अच्छी गुणवत्ता वाली, और उसका कुछ हो सके तो प्रोसेसिंग करें। जैसे सरसों है, सरसों का तेल निकाल के आप बेच के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। 306 गेहूं अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उसका दलिया या आटा बना के आप बेच के अच्छा जी। पैसा कमा सकते हैं। या 5, 7, 10 फार्मर जुड़े, तो ऐसे 20, 50 फार्मर जुड़े, अलग अलग चीजें पैदा करें और एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसको, हमारे यहाँ तो एनसीआर नजदीक है, तो उसको हम सारे मिलके संगठित होकर एक साथ बेच सकते हैं। समूह में ताकत है, समूह के साथ सारे फार्मर जुड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा आप मार्केट कर सकते हो। एक कस्टमर से आप 5 से 6 चीज़ें बेच सकते हो, 20 से 22 चीज़ें बेच सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल भाई जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। इस वीडियो को दिल खोल के शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हर किसान तक सही जानकारी ऑर्गेनिक की पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।